जय श्री कृष्णा। और मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे व्यंजन की। पिछली विगत कक्षाओं में हम स्वर की चर्चा कर चुके हैं। स्वर, कुल स्वर, मूल स्वर, स्वर, सबकी चर्चाएं हम कर। आज की कक्षा में जो हमारा बिंदु वो रहेगा वर्ण में दूसरा प्रकार से कहा जाता है क्या? व्यंजन। क्या कहा जाता है? व्यंजन। और व्यंजन के बारे में एक बात तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। जिनके बारे में हमने एक बात की थी कि वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित, वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित होती, अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है तथा ओष्ठों के द्वारा किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती, क्या कहा गया? व्यंजन कहा गया। और एक विशेष बात भी दोस्तों हमने यहाँ देखी थी कि वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्च, उन्हें भी क्या कहा गया? व्यंजन कहा। बात, वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित है, दूसरी स्वर की सहायता से। उदाहरण भी लिए थे हमने, जैसे हम हलन च लिख सकते हैं, मतलब इसमें किसका स्वर नहीं है? ए का स्वर नहीं है, का स्वर नहीं है। लेकिन जब जब हम हलंत च उच्चारित करेंगे, अंत में किसका स्वर? ए का स्वर। अंत में किसका स्वर आएगा? ए का स्वर आएगा। ठीक है। तो ये दो बातें तो हम विगत कक्षाओं में देख चुके हैं। आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि मुख्यतः व्यंजन कितने होते हैं, उनमें कितने प्रकार के कौन कौन से व्यंजन। ठीक है। ये हम देख चुके हैं अवरोध के साथ उच्चारित होने वाली ध्वनि, जैसे पे का अवरोध कहाँ होता है? ओष्ठ पर। जैसे टे का अवरोध होता है कहाँ? मूर्धा के पास होता है। जैसे क क का अवरोध होता है कहाँ? कंठ में। तो वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित होती है या वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, जो व्यंजन है वो मुख्यतः है, व्यंजन जो है वो मुख्यतः कितने होते हैं? मुख्यतः व्यंजन, मुख्यतः व्यंजन। और मुख्यतः व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 33। मुख्यतः व्यंजन कितने होते हैं जी? मुख्यतः व्यंजनों की संख्या है 33। अब ये जो 33 व्यंजन हैं, इनके भी प्रकार हैं। जो 33 व्यंजन हैं मित्रों, ये कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के। 33 व्यंजन जो हैं, ये कितने प्रकार के हैं भाई? 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, बात नंबर 1। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये वाग्यंत्र, ये वाग्यंत्र, वाग्यंत्र। वाग्यंत्र से तात्पर्य क्या है दोस्तों? ये पूरा का पूरा हमारा जो तंत्र है, इसमें फेफड़े भी हैं, शिराएं भी हैं, कंठ भी है, स्वरतंत्रियां भी है, हृदय भी है, काकल्ले है, आगे का मूर्धा, तालु, दंत, मसूड़े, जीवा, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये क्या कहलाता है? वाग्यंत्र कहलाता है। तो वाग्यंत्र के किसी न किसी न किसी भाग के स्पर्श से
वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग से इस किसी ना किसी भाग के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाए? स्पर्श व्यंजन कहलाए। अब कौन कौन से भागों को स्पर्श करेंगे और कितनी इनकी संख्या होगी? देखिए, कौन कौन से भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। तो ये कौन कौन से भाग से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कितने भाग हो गए जी? 5 भाग हो गए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अर्थात वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें क्या कहा गया? स्पर्श व्यंजन कहा गया। ये हम पहले कह चुके हैं कि वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। अब कौन कौन से भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसलिए इन व्यंजनों का नाम क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। अब ये कौन कौन से हैं? कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं? इधर देखिए दोस्तों, ये तो हमने लिख दिया सबसे पहली बात स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और हमने यहां ये भी कह दिया कि ये जो व्यंजन हैं ये वाग्यंत्र के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? स्पर्श कहा गया। अब ये कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? यहां पहले है क वर्ग। कौन सा वर्ग जी मित्रों? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ख। और ये क्या है? इसे बेसिकली हम सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अणे खाली बोलते थे, लेकिन जब आगे पढ़े तो पता चला इसका उच्चारण होता है आधा न और ग की अंक का उच्चारण कहाँ से होता है? आधा न और ग की तरह से, सॉरी, आधा न और ग की तरह। तो इसका उच्चारण क्या होगा? नंग। क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ और नंग, ये 5 व्यंजन। अगला वर्ग, अगला वर्ग दोस्तों च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, छ, य। कौन सा वर्ग? च वर्ग। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये है ये भी अणे खाली नहीं है। हम बचपन में सभी को अणे खाली बोलते थे जो कि अशुद्ध रहा। ये नंग है और ये क्या है? ये। अगला वर्ग ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, 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 ण, ये है अण। ये कौन सा? अण है। यहां भी कितने वर्ग, सॉरी कितने व्यंजन? 5 व्यंजन। अगला तय वर्ग। और तय वर्ग में तय, थ, तय, ध, न। ठीक है, ये तय वर्ग में 5 व्यंजन। और अंतिम वर्ग जो है वो है पय वर्ग। कौन सा वर्ग जी? पय वर्ग। पय वर्ग में पय, प, प, भ, ठीक है, ये 5 व्यंजन। तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है। इसलिए ओठ इन सब के स्पर्श से होता है,
इसलिए इन सब को क्या कहा गया भाई, स्पर्श व्यंजन कहा गया। अब देखिए कौन से वर्ग का स्पर्श कहाँ होता है। जैसे आप बोलिए पे, बोलिए मित्रों पे। जब मित्रों आप पे बोलते हैं तो आप पाएंगे स्पर्श हो रहा है कहाँ, ओष्ठ पर। कहाँ हो रहा है, ओष्ठ पर हो रहा है। तो पे वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ है। मतलब स्पर्श कहाँ हो रहा है, ओष्ठ पर हो रहा है। अब बोलिए तय। जब आप तय, थे, दे, धे, न का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे आपकी जो जीवा है, आपकी जो जीवा है वो स्पर्श करती है कहाँ, दांतों के पास। कहाँ स्पर्श करती है, दांतों के पास, दंत। इसलिए इनका उच्चारण स्थान हो जाता है दंत। ठीक है। फिर बोलिए टे, टे, ठे, डे, ढे, णे। बोलिए। जब आप टे, ठे, डे, ढे, णे बोलते हैं तो इनका जो स्पर्श होता है वो होता है मूर्धा के पास। कहाँ होता है जी, मूर्धा के पास। और उसके बाद में जब आप बोलते हैं च वर्ग, बोलिए च, छ, ज, छ, य, तो इनका स्पर्श होता है कहाँ, तालु के पास। कहाँ जी, तालु के पास। और क वर्ग का जो स्पर्श होता है वो होता है कंठ में होता। कहाँ होता है, कंठ में होता है। इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है, क्योंकि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। बात नंबर एक। दूसरी बात, देखिए दोस्तों, इनको एक नाम और दिया गया। ये जो व्यंजन है इनको एक नाम और दिया गया। अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है वर्गीय व्यंजन। अन्य नाम जो है वो है वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया, आप यहां देख पा रहे होंगे यहां 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, व्यंजन है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, वर्गीय व्यंजन कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है, वर्गीय व्यंजन कहा गया है। ठीक है, अन्य नाम हो गया। एक बात और विशेष, संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, संस्कृत में इनको स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है मित्रों, इनकी संख्या जो है वो आप देखेंगे, एक वर्ग 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है, 25। ये हो गई बात नंबर एक। ठीक है। अब हम चलते हैं बात नंबर 2 पर। बात नंबर 2 जो है वो अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, हमने बात की थी व्यंजन जो मुख्यतः 33 है वो 3 प्रकार के हैं। स्पर्श की बात हम कर चुके हैं, ये वाली बात हमारी पूर्ण हुई। अब हम बात करेंगे किनकी, अंतस्थ की। बात नंबर 2, तो बात नंबर 2 पर चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि मित्रों इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अब इनका नाम अंतस्थ क्यों है, सबसे पहले तो ये समझिए इनका नाम अंतस्थ क्यों है। इन व्यंजनों का उच्चारण भी वाग्यंत्र के, फिर वाग्यंत्र आ रहा है क्योंकि वाग्यंत्र की बात करेंगे, ध्वनि उच्चारित होगी किससे होगी, वाग्यंत्र से होगी। इन व्यंजनों का उच्चारण भी वाग्यंत्र के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करने से होता है, स्पर्श
करने से होता है, लेकिन लेकिन कहीं भी कहीं भी पूर्ण स्पर्श कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। पुनः सुनिए, इन व्यंजनों का उच्चारण भी वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से होता है, लेकिन कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जब कहीं पर भी दोस्तों पूर्ण स्पर्श नहीं होता तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया अंतस्थ व्यंजन। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्पर्श नहीं हो रहा है, पूर्ण स्पर्श नहीं हो रहा है। तो कैसा स्पर्श हो रहा है? आंशिक स्पर्श हो रहा है। कैसा स्पर्श होगा? आंशिक स्पर्श होगा, मतलब अंदर की अंदर ही उच्चारित हो जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन। यह बोलते भी जाइए आप, बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में अंतस्थ हैं या नहीं है। रे, ले, व। बोलिए मित्रों, ये, रे, ले, वे। जब आप ये, रे, ले, वे का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे कि स्पर्श तो हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं हो रहा है। जब कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं हो रहा है तो इन्हें कहा गया है क्या? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। ठीक है। अब कुछ बातें यहां विशेष भी हैं। विशेष, ये अंतस्थ के संदर्भ में विशेष है भाई। जैसे अभी हमने कहा कि अंतस्थ की संख्या कितनी? चार। कितनी? चार। कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। अब आप दोस्तों बोलिए, ये, रे, ले, वे, क्या कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहा दिया गया? अंतस्थ। अब विशेष बातें क्या है? विशेष, विशेष में सबसे पहली बात आती है दोस्तों, ये जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, ये जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है? इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है? हम बार बार संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हिंदी भाषा की जननी भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो इनको संस्कृत में कहा जाता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट। संस्कृत में इनको मित्रों क्या कहा जाता है? ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। पहली बात। बात नंबर दो, बात नंबर दो, और बात नंबर दो है दोस्तों, बात नंबर दो को समझने के लिए हम इन्हें वापस लिख रहे हैं। ये जो अंतस्थ व्यंजन है इनको वापस लिख रहे हैं। संख्या कितनी थी? चार। ये, रे, ले, वे। अब दोस्तों आप इन्हें उच्चारित कीजिए, उच्चारित कीजिए। बोलिए, ये, रे, ले, वे। जब आप ये, रे, ले, वे उच्चारित करेंगे तो आप इन दो व्यंजनों पर ध्यान देना। एक तो किस पर? ये पर, और एक वे पर। फिर आप ध्यान देना रे पर और ले पर। जब आप रे और ले का उच्चारण कर रहे हैं, रे और ले का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप पाएंगे रे में भी स्पर्श हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मूर्धा के पास। कहाँ हो रहा है? मूर्धा के पास। ले में भी स्पर्श हो रहा है, और ले में स्पर्श होता है दंत व वर्ष से अर्थात मसूड़े। वर्ष से अर्थात मसूड़े। इन दोनों में स्पर्श हो रहा है। आप बोल के देखिए, रे जीवा ऊपर घूमती है मूर्धा के पास,
फिर वायु बाहर निकलती है तो कंपन के साथ उच्चारित होता है क्या? र। फिर ल जब बोलते हैं तो दांतों, प्राचीन विद्वानों के अनुसार, और आगे अपन देखेंगे उच्चारण स्थान में, और वर्ष से अर्थात मसूड़ों के पास जीवा स्पर्श करती है। लेकिन जब आप ये और वह बोलते हैं, बोलिए एक बार ये, और फिर वो बोल रहे आप वह, जब आप ये और वह का उच्चारण करते हैं तो कहीं पर भी आप स्पर्श नहीं पाएंगे। इसीलिए इन दोनों को ये तथा वह को, ये तथा वह को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये तथा वह को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। ये तथा वह को क्या कहा गया? अर्ध स्वर कहा गया। क्यों कहा गया? अब कारण, क्योंकि है तो ये व्यंजन, है तो क्या? व्यंजन, लेकिन कहीं पर भी स्पर्श नहीं हो रहा है, रुकावट हो ही नहीं रही है, इसलिए है तो व्यंजन उच्चारित हो रहे हैं किसके समान? स्वर के समान उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अर्ध स्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्ध स्वर कहा गया है। और इन्हीं को आप अंग्रेजी में जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे सेमी वोवल्स। क्या पढ़ेंगे? सेमी वोवल्स पढ़ेंगे, सेमी अर्ध वोवल स्वर। तो ये है बात नंबर 2, कौन से व्यंजन? अंतस्थ में। पुनः सुनिए कि ये वो व्यंजन हैं जो वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, लेकिन कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अर्थात आंशिक स्पर्श के साथ उच्चारित होते हैं, अंदर की अंदर ही। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अंतस्थ कहा गया। क्या कहा गया? अंतस्थ कहा गया। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ये, रे, ले, व। एक बात ध्यातव्य, विशेष बात यहाँ हो जाती है कि अंतस्थ जो व्यंजन हैं इनको संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में कहा गया क्या? ईसत स्पृष्ट। संस्कृत में क्या कहा गया इन्हें? ईसत स्पृष्ट कहा गया। दूसरी बात, य, रे, ले, व में रे और ले का उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, लेकिन ये और व में स्पर्श नहीं होता। अर्थात मित्रों, ये हैं तो व्यंजन और उच्चरित होते हैं किसके समान? स्वर के समान। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अर्ध स्वर कहा गया। और इन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इन्हें अंग्रेजी में सेमी वोवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सेमी वोवल्स कहा जाता है। ये बात नंबर 2। अब आगे चलते हैं बात नंबर 3। दो बातें हो गई, हमने स्पर्श व्यंजन भी देख लिए और हमने अंतस्थ व्यंजन भी देख लिए। अब हम चलते हैं बात नंबर 3 पर, और बात नंबर जो 3 थी, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, बात नंबर जो 3 थी, वो तीसरे जो व्यंजन थे वो कौन से थे? उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन थे? उष्म व्यंजन। तो अब है बात नंबर 3, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, जैसा कि दोस्तों इनका नाम है उष्म व्यंजन, तो ये उष्मा से उच्चारित होंगे। अब उष्मा कब उत्पन्न होती है? घर्षण से। कब उत्पन्न होती है? घर्षण से। जब सर्दियों में आप दोनों हाथों को मलते हैं तो आपके हाथों में ऊर्जा, थोड़ी गर्मी आती है, तो उष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन जो घर्षण से साथ उच्चारित होते हैं। मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, करते समय वाग्यंत्र, वाग्यंत्र के दो भाग कितने नजदीक आ जाते हैं?
नजदीक आ जाते हैं। कि वायु की वायु घर्षण के साथ बाहर निकल घर्षण के साथ बाहर निकलती है। घर्षण के साथ बाहर निकलती है। पुनः सुनिए। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की परिभाषा हमने समझी, लिखी कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाग्यंत्र के दो भाग इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। और आप सभी जानते हैं मित्रों कि जब जब घर्षण होता है, जब जब क्या होता है, घर्षण होता है, जब जब घर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहा गया जी, उष्म व्यंजन कहा गया। देखिए कौन कौन से हैं उष्म व्यंजन। श, फ, से, है। कौन कौन से हैं? श, फ, से, है। श का घर्षण होता है तालु के पास, ये तालव्य श, आगे देखेंगे भी हम। श का घर्षण होता है मूर्धा के पास, मूर्धन्य श। इसका उच्चारण क्या हुआ, श। अंत में लगेगा आप ख का उच्चारण कर रहे हैं। बेसिकली हम सभी इनको ऐसे उच्चारित करते हैं, शंकराड़ों से, षटकोणहाड़ों से और संजय हाड़ों से। मतलब हमने ऐसे पढ़ा है, लेकिन ये त्रुटि रही हमारी, क्योंकि ये श है, ये श है, अंत में लगेगा ख बोल रहे हैं। और से का घर्षण होता है कहाँ, दंत के पास। कहाँ होता है, दंत के पास। और है का घर्षण कहाँ होता है, कंठ में होता है। कहाँ होता है, कंठ में होता है। तो ये घर्षण के साथ उच्चारित होते हैं। और जब जब घर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, उष्म व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया जी, उष्म व्यंजन कहा गया। तो उष्म व्यंजनों की मित्रों संख्या कितनी हो जाती है, चार। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, चार। अब यहां भी एक बात विशेष है, यहां भी एक बात विशेष है। देखिए कौन सी, ये जो उष्म व्यंजन हैं, इनको संस्कृत में ये क्रम भी पूछा जाता है भाई, ये क्रम भी पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये क्रम भी पूछा जाता है। कल परसों एक भर्ती परीक्षा लगी रीट, उसमें ये प्रश्न आया। क्योंकि अपन बेसिकली मतलब बहुत आगे गहराई तक पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य बातों को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। संस्कृत में ये जो व्यंजन है, कौन से व्यंजन, उष्म व्यंजन, इनको कहा गया ईसत विवृत। संस्कृत में इनको क्या कहा गया जी, ईसत विवृत कहा गया। कौन से व्यंजनों को ईसत विवृत कहा गया, उष्म व्यंजनों को ईसत विवृत कहा गया। एक बात और विशेष है यहाँ, इन्हीं के संदर्भ, उष्म व्यंजनों के संदर्भ में एक बात विशेष और विशेष। संस्कृत में ये तो हमने देख लिया कि संस्कृत में इनको कहा क्या गया। संस्कृत में जो उष्म व्यंजन है, कौन से व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, इनको कहा तो क्या गया, ईसत स्पृष्ट। ये तो हमने देखा, ईसत स्पृष्ट। लेकिन इनका संस्कृत में क्रम भी अलग है भाई, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। संस्कृत में इनका जो क्रम है, किनका, उष्म व्यंजनों का क्रम, उष्म व्यंजनों का जो क्रम है वो हिंदी से अलग है। और ये क्रम है य, व, र, ल। ये संस्कृत में क्रम है कौन से व्यंजनों का, उष्म व्यंजन।
उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी थी? उसमें व्यंजनों की संख्या थी 4। और इसी के साथ ही आपके मुख्यतः व्यंजन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। दोबारा सुनिए, हम जो बात कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं वो किन की बात कर रहे हैं? व्यंजनों की बात कर रहे हैं कि वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित होती है क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और ओष्ठों के द्वारा किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा हमने ली कि वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है, अर्थात बिना किसी स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते। लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ हमने हलन च लिखा, हलन पे लिखा, हलन ट लिखा, हलन क लिखा, अर्थात इनमें स्वर नहीं है। लेकिन जब जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो अंत में ए का स्वर आना स्वाभाविक है। अर्थात परिभाषा एक और बन जाती है कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि। और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि अंग्रेजी में भी ये बात ध्यातव्य रहती है कि कॉन्सोनेंट वे ध्वनियां हैं जो वोवल्स की सहायता से उच्चारित होती हैं। उसके बाद में हमने बात की कि ये जो व्यंजन हैं ये मुख्यतः कितने हैं संख्या में? 33 है। संख्या में कितने हैं? 33 है। और ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन है। सबसे पहले कौन से? स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन है और उसके बाद में कौन से है? उष्म व्यंजन। यहां सबसे पहले हमने मित्रों देखा स्पर्श व्यंजन को, जैसा कि इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। तो ये वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को, देखिए यहां हमने समझा था वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को। वाग्यंत्र में फिर पुनः मैं दोहरा रहा हूं कि फेफड़ों से लेकर सिराएं, कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत, जीवा, हृदय, ये सभी क्या है? वाग्यंत्र हैं। वाग्यंत्र के भाग हैं, क्षमा करें। वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से जो उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा गया? स्पर्श व्यंजन कहा गया। और कौन कौन से भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद में हमने यहाँ ये देखा कि क वर्ग का जो स्पर्श होता है वो कंठ में होता है। क वर्ग में क, है, ग, घ, नंग। ये अण खाली नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, ये नंग है। आधा न और क की तरह इसका उच्चारण होता है। फिर च वर्ग में, च वर्ग का स्पर्श कहाँ होता है? तालु के पास होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग का स्पर्श होता है कहाँ? मूर्धा के पास। ट वर्ग में ट, ठ, ट, ढ, ण। अगला वर्ग त वर्ग। त वर्ग का स्पर्श कहाँ होता है मित्रों? दंत में होता है। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और अंतिम जो वर्ग है वो प वर्ग। प वर्ग का स्पर्श होता है कहाँ? ओष्ठ पे। कहाँ होता है जी? ओष्ठ पे। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो कुल इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 25। और वर्ग हैं इसलिए इनका एक नाम और रखा गया, क्या? वर्गीय व्यंजन। और संस्कृत में ये जो स्पर्श व्यंजन हैं इनको कहा जाता है क्या? स्पृष्ट व्यंजन। ये बात नंबर 1 यही क्या हुई? समाप्त। अब हमने दूसरी बात पढ़ी। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ। सबसे पहले हमने इनकी परिभाषा देखी कि कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कि वाग्यंत्र ऐसे व्यंजन जो वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, लेकिन कहीं पर भी
पूर्ण स्पर्श नहीं होता, कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अर्थात ऐसे व्यंजन जो आंशिक स्पर्श के साथ उच्चारित होते हैं, स्पर्श तो होता है लेकिन आंशिक मतलब पूर्ण नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहा गया, अंतस्थ। संख्या कितनी रही, चार। कौन कौन से, ये, रे, ले, व। उसके बाद में आगे हमने बात की अंतस्थ के बारे में विशेष, कि अंतस्थ जो व्यंजन हैं इनको संस्कृत में ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। और अंतस्थ में फिर हमने बात की कि जब हम रे तथा ल का उच्चारण करते हैं, रे तथा ल का उच्चारण करते हैं तो स्पर्श होता है भाई, क्या स्पर्श होता है। रे का स्पर्श होता है मूर्धा के पास और लय का स्पर्श होता है दंत। प्राचीन विद्वानों के अनुसार और आधुनिक के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो ये वर्ष से अर्थात मसूड़े। जबकि यहाँ दो ऐसे व्यंजन रहे जो हैं तो व्यंजन, जो हैं तो क्या, व्यंजन, लेकिन उच्चारित होते हैं किसके समान, स्वर के समान। कौन कौन से, ये तथा व। इसीलिए मित्रों ये तथा वे को क्या कहा गया, अर्ध स्वर कहा गया। क्या कहा गया, अर्ध स्वर कहा गया। अंग्रेजी में इन्हें क्या कहा, अंग्रेजी में इन्हें कहा गया सेमी वोवल्स। सेमी मतलब अर्ध और वोवल मतलब स्वर। फिर अगले व्यंजन आए कौन से, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की परिभाषा की जब हमने बात की तो हमने बात की इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाग्यंत्र के दो भाग इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाग्यंत्र के दो भाग इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। और जब जब घर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। इसलिए इनको कहा गया उष्म व्यंजन। ठीक है, संख्या रही चार, छ, है। मैं फिर याद दिला दूं, हम इनको एक तरीके से उच्चारित करते हैं जो कि अशुद्ध है, क्योंकि हम पहले की कक्षाओं में देख चुके हैं मित्रों कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ध्वनियां अलग हैं तो लिपि चिह्न भी अलग। तो यदि तीन लिपि चिह्न हैं तो ध्वनियां समान नहीं होंगी, तीनों की ध्वनियां भी क्या है, अलग अलग। एक श है जिसका घर्षण होता है कहाँ, तालु के पास। फिर श अंत में लगेगा, ख बोल रहे हैं, जिसका घर्षण होता है कहाँ, मूर्धा के पास। फिर स जिसका घर्षण होता है कहाँ, दंत के पास। और है का घर्षण होता है कहाँ, कंठ में। हमने यहाँ कुछ विशेष भी देखा कि संस्कृत में जो उष्म व्यंजन हैं इनको क्या कहा गया, ईसत विवृत का। इसी के साथ ही मुख्यतः व्यंजन 33 क्या हुए, समाप्त। ये मुख्यतः व्यंजन 33 आपके क्या हुए, समाप्त। लेकिन यहाँ और भी बातें रह जाती हैं। कौन कौन सी बातें रह जाती हैं, देखिए दोस्तों। सबसे पहली बात, अन्य बातें। अन्य बातों की यदि दोस्तों हम बात करें तो एक तो रह जाते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब पहले इनके बारे में सुनिए। जैसा कि इनका नाम है संयुक्त व्यंजन, नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। हमने संयुक्त स्वर भी देखे थे मित्रों। संयुक्त स्वर वो थे जो मूल स्वरों के योग से बने थे, मूल स्वरों के योग से जो बने थे वो संयुक्त स्वर थे। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, तो व्यंजनों के योग से बने हैं, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, उनको क्या कहा जाएगा, संयुक्त व्यंजन कहा जाए।
क्या कहा जाएगा? संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। अब दो व्यंजनों के योग से तो बने हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि दोनों को एक साथ लिखना पड़ता है? जब किसी एक में किसी एक में स्वर ना हो, जब किसी एक में, जब दो व्यंजन एक साथ आए और एक में क्या ना हो, स्वर न हो, तो उनको एक साथ लिख दिया जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। उन्हें सुनिए, हमने इन्हीं की तरह संयुक्त स्वर भी देखे थे जो मूल स्वरों के योग से बने थे। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजनों की। और संयुक्त व्यंजन तो दो व्यंजनों के योग से बने हैं। अब दो व्यंजनों के योग से क्यों बने हैं? जब किसी एक में स्वर ना हो। इधर देखिए, कितने संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है। सबसे पहले तो ये देखिए कितने संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है। श, त्र, इसका विशुद्ध रूप ये है, इसको ऐसे हम लिखते आए, य और श्र। इन चार संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है। ये चार ही संयुक्त व्यंजन जो हैं वो मान्यता प्राप्त है भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा। पहले तो ये देखिए ये किन किन व्यंजनों के योग से बने हैं। क्षय जो है वो मित्रों, वो क, ख और ऐसे बना है। यदि आप यहाँ हलंत लगा देते हैं तो आगे ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप सभी को पता है कि स्वर रहित व्यंजनों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्वर रहित व्यंजनों को हलंत अर्थात हल चिह्न के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। त्रय जो बना है मित्रों, वो बना है तय, रे और ऐसे। त्रय कैसे बना है? तय, रे और ऐसे। यह बना है, यह कैसे बना है? यह बना है मित्रों जय, यह और ऐसे। यह कैसे बना है जी? जय, यह और ऐसे बना है। और श्रेय जो बना है वो कैसे बना है? श्रेय बना है शय, श्रेय और ऐसे। तो ये दो व्यंजनों के योग से बने हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो सभी व्यंजन हैं, चार संयुक्त जो व्यंजन हैं जिन्हें मान्यता भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दी, उनमें दो व्यंजन हैं और स्वर आप सभी जानते हैं कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। बिना किसी स्वर की सहायता के बिना आप व्यंजन उच्चारित नहीं कर सकते, बशर्ते लिख सकते। देखिए, हमने कहा इन्हीं चार संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है, लेकिन कई बार कुछ पुस्तकों में आपने जब देखा होगा तो इन तीन को ही देखा होगा। हम चार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम बात करते हैं एनसीईआरटी दिल्ली, राजस्थान बोर्ड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जो प्रामाणिक हैं। मैं आपसे एक बात कहना भी चाहूंगा मित्रों कि जो भी पढ़ें वो ऑथेंटिक पढ़ें, जो भी पढ़ें वो ऑथेंटिक पढ़ें। बाकी सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन पीएससीआर अजमेर, एनसीईआरटी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो ही प्रामाणिक है, उन्हीं के आधार पर रेट लगा सकते हैं। तो वहां संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है? चार है। एक बात और है यहाँ, ये बात हमेशा याद रखना, ध्यातव्य, ध्यातव्य, ध्यातव्य। ये हमेशा याद रखना कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ये मुख्यतः व्यंजनों में नहीं है। मुख्यतः व्यंजनों की जब आप गणना करेंगे मित्रों, तो ये मुख्यतः व्यंजनों में शामिल नहीं होंगे भाई। मुख्यतः व्यंजनों में शामिल नहीं होंगे। कौन से व्यंजन?
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मुख्यतः व्यंजन नहीं होंगे। तो कौन से व्यंजनों में शामिल होंगे भाई? ये शामिल होंगे कुल व्यंजनों में। कुल व्यंजनों या कुल वर्णों की बात जब आप करेंगे दोस्तों, तो इनको शामिल किया जाएगा, बल्कि मुख्यतः व्यंजनों की संख्या 33 ही रहेगी, इन चार को शामिल नहीं किया। उन्हें सुनिए, हम बात कर रहे हैं किनकी? संयुक्त व्यंजनों की। किनकी बात कर रहे हैं? संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहे हैं। हमने कहा जब दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजनों के योग से जब एक व्यंजन बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब कब ये संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, कब लिखे जाते हैं? जब दो में से किसी एक में स्वर ना हो। जब दो में से किसी में स्वर ना हो। और कितने संयुक्त व्यंजनों को भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने मान्यता दी है? तो कितने संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है? 4 संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनके अलावा देखिए दोस्तों, ये बात यहां से प्रश्न शुद्ध अशुद्ध के शब्द निकलते हैं आपके। लगभग सभी किताबों में ऐसा ही लिखा रहता है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके अलावा, के अलावा, इनके अलावा जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ। इनके अलावा, ये लो हम यहां लिख भी देते हैं, किनके अलावा? क्षय, त्रय, ज्ञ, वस्त्र। इनके अलावा, इनके अलावा यदि कोई, यदि कोई संयुक्त व्यंजन, यदि कोई संयुक्त व्यंजन लिखा जाएगा, इनके अलावा यदि कोई संयुक्त व्यंजन लिखा जाएगा तो वह वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा। इनके अलावा यदि कोई संयुक्त व्यंजन लिखा जाएगा तो वह वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा जी? शुद्ध होगा। इनके अलावा ये जो 4 हमने संयुक्त व्यंजन देखे, इनके अलावा कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। पहले तो ये देखिए, इनके अलावा भी क्या कोई संयुक्त व्यंजन है? क्या हम लिखते हैं, लिखा हुआ पाते हैं, कहीं भी हमने देखा है? तो देखिए, सबसे पहले तो एक संयुक्त व्यंजन ऐसा आपने देखा होगा, ये कै और तय के योग से बना दिया गया है। कै और तय के योग से एक ऐसा संयुक्त व्यंजन बनाया गया है, जैसे कुछ लोग व्यक्ति लिखा तो जाना चाहिए ऐसा, व्यक्ति ऐसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन तो बन गया भाई, दो व्यंजनों के योग से बना है तो संयुक्त तो हो गया, लेकिन इसे मान्यता नहीं है। तो ऐसा लिखना क्या होगा? अशुद्ध। तो ये वाली बात तो शुद्ध हो जाएगी और ये वाली बात क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मित्रों? क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 4 ही संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे हम सभी लिखते हैं एक शब्द विद्या, ये 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 संयुक्त व्यंजन, ये कैसे बना दिया गया? ये द और य के योग से बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? द और य के योग से बना दिया गया। जब द तथा य के योग से, इसमें देखिए दोस्तों, यहां 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 तक तो ये आपका यहां वाला भाग, यहां तक तो ये द है,
और ये यहाँ वाला भाग, नीचे वाला जो हिस्सा है वो ये है। वो क्या है? ये है। तो बताओ, दो व्यंजनों के योग से बना है। जब दो व्यंजनों के योग से ये बना है तो ये संयुक्त तो है, लेकिन क्या इसे मान्यता है? मान्यता नहीं है। मान्यता तो केवल कितने संयुक्त व्यंजनों को है? चार संयुक्त व्यंजनों को मानता है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय को। जैसे विद्या हम ऐसे लिखते हैं। अब विद्या हम ऐसे लिखते तो हैं, लेकिन मान लो पूछ ले हमसे, पूछा जाए कि ऐसे विद्या लिखना शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसे विद्या लिखना शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हम क्या पाएंगे कि ऐसे विद्या लिखना क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसे मान्यता नहीं है। फिर कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखा जाए। जैसे और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए संयुक्त व्यंजनों से शुद्ध अशुद्धि से संबंधित। जैसे बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि को हम लोग ऐसे लिखते हैं। जब हम बुद्धि को ऐसे लिखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, यहां दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजन द और ध के योग से एक संयुक्त व्यंजन बना दिया ऊपर नीचे लिख के। तो क्या इसे मान्यता है? नहीं है। केवल कितने संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है? चार संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है। क्या ये इन चार संयुक्त व्यंजनों में है? नहीं है। इसलिए ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, और इसका शुद्ध रूप होगा बुद्धि। जैसे एक शब्द है द्वितीय। द्वितीय। अब द्वितीय में भी आप यहां देख पा रहे हैं कि द और व को एक साथ लिख के, द और व को एक साथ लिख के संयुक्त व्यंजन बना दिया गया है, लेकिन फिर आप कहेंगे इसे मान्यता नहीं है। ये द तथा व के योग से बनाया गया, तो ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप ये रहेगा द्वितीय। तो कितने संयुक्त व्यंजनों को मान्यता है? भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कितने संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है? चार संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है। और ये बात हमेशा याद रखना मित्रों, कि ये जो संयुक्त व्यंजन हैं, ये जो संयुक्त व्यंजन हैं, ये मुख्यतः व्यंजनों में शामिल नहीं है, मुख्यतः वर्णों में शामिल नहीं है। ये कुल व्यंजनों में शामिल होंगे, ये कुल वर्णों में शामिल होंगे। देखिए, कक्षा को पुनः सरसरी रूप में आप देख सकते हैं। आज की कक्षा में हमने पढ़ा व्यंजन। क्या पढ़ा? व्यंजन। वे ध्वनियां जो अवरोध के साथ उच्चारित होती है, व्यंजन है। वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है, व्यंजन है। ठीक है। व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, बिना किसी स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते, लिख सकते। फिर हमने बात की कि मुख्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, जिनमें प्रकार इनके हो जाते हैं मित्रों कितने? तीन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने देख लिया कि वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं। यहाँ हमने ये अंकित भी किया, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। फिर आगे हमने देखा क वर्ग का स्पर्श होता है कंठ में। ध्यातव्य बात रहेगी, ये जो है इसका उच्चारण होगा नंग, जिसे अणे खाली बोलते हैं, ये अशुद्ध है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, च छ जय जय ये। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ट ठ ड ढ न। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, त थ द ध न। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, प फ व भ म। ये पांच वर्ग हैं, एक वर्ग में पांच व्यंजन हैं, इन्हें इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें स्पृष्ट कहा गया है। इनकी संख्या 25 है। उसके बाद में हमने बात की अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 रही, य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ इसलिए कहा गया कि वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को
स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, लेकिन कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अर्थात आंशिक स्पर्श के साथ उच्चारित होते हैं। यहाँ हमने ये भी देखा कि संस्कृत में इनको ईसत स्पृष्ट कहा जाता है, और रे तथा लय का स्पर्श होता है, जबकि ये और वह का कोई स्पर्श नहीं होता है। जब कोई स्पर्श नहीं होता है तो व्यंजन उच्चारित होते हैं स्वर के समान, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा गया। अंग्रेजी में सेमी वोवल्स कहते हैं। उष्म व्यंजन नाम है। उष्म मतलब घर्षण के साथ उच्चारित होंगे, मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाग यंत्र के दो भाग नजदीक आ जाते हैं, वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। संख्या रह जाती है चार। श, श, स, है। श का घर्षण तालु में, श का घर्षण मूर्धा में, से दंत और है कंठ। संस्कृत में इनको ईसत विवृत कहा गया है। और उसके बाद में हमने बात की संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, जब किसी एक में स्वर ना हो। और भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने पहले 3 संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी थी, अब 4 संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है। श, त्र, य, व, स्त्र। इनके अलावा बहुत सारे संयुक्त व्यंजन, जैसा कि हमने देखा, लिखे जाते हैं, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से क्या होंगे? अशुद्ध होंगे। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन लिखने के नियम। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हो गए, हो गए 1 घंटा।